अमेंडमेंट इन बिल्स। अब लोकसभा है कि राज्यसभा मुझे नहीं पता, लोकसभा और राज्यसभा जहां से भी है, और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। देखो इसका क्रक्स भी ये भी एक निकल करके आएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा ये हमें सबसे पहले देखो यार एक डिस्क्लेमर कि यार ये कोई भी बाइंग सेलिंग का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हमें ये पता चलेगा कि हाँ यार किधर कुछ हुआ है बिल्स का अमेंडमेंट, किस सेक्टर में हुआ है, तो भाई ऑब्वियस सी बात है कि कुछ पॉजिटिव हुआ है। अब उसका पॉजिटिव स्टॉक में जाएगा कि नहीं, मार्केट में जाएगा कि नहीं, या पता चला उधर 3 और फैक्टर्स आपके चल रहे हैं, जैसे कि वॉर चल रहा है बड़े तगड़े से, दूसरा फैक्टर आपका चल रहा है जापान का डेट क्राइसिस जो यूएस को फोर्स कर सकता है डेट को पे करने में, और एक और तीसरा फैक्टर था जो क्रूड ऑयल के एकदम से अगर पेट्रोल के प्राइसेस एकदम से ऊपर नीचे होते ऊपर जाते हैं तो खासतौर पे तो इंडिया के लिए बड़ी दिक्कत होने वाली है। और अंदर के इंटरनल कुछ पॉजिटिव्स और भी हैं इन अमेंडमेंट बिल्स के अलावा। तो ये अमेंडमेंट बिल अगर मैं देखूं तो अगर हम पॉजिटिव और नेगेटिव को थोड़ा सा इस वक्त मार्केट के देख लें तो वो हमको इवेल्युएट करने से थोड़ा और बेटर समझ में आएगा सीन। तो ये आपके नेगेटिव मान लो हो गए, नेगेटिव चीजें और पॉजिटिव चीजें। तो अभी जो पॉजिटिव हुआ है वो अमेंडमेंट बिल्स है। मुझे नहीं उम्मीद थी कि ये बिल्स पास वगैरह हो जाएंगे, क्योंकि मैंने देखा कि एक्चुअल में जैसे ये जो स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था जंतर मंतर पे, तो हुआ क्या कि एक तरफ तो इन लोगों ने क्या किया, जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग एंड में पहुंच गए वहां पे, तो उन लोगों ने क्या किया, इधर जब राज्यसभा में बिल वगैरह पास होने तो इन्होंने उधर तो हंगामा करते हैं कि देखो ऐसा हो गया, पेपर लीक हो गया, लेकिन वो पास नहीं होने दे रहे थे, खूब भयंकर हंगामा कर रहे थे। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा था कि बिल कोई पास हो नहीं पाएगा, क्योंकि यार जब हो हल्ला ही होता रहेगा तो कहां से चर्चा होगी और कहां से बिल पास होगा। तो हुआ क्या कि फिर ऐसे ही बिल पास कराए गए और पास हो गए। तो अब हुए क्या क्या है वो हम चर्चा करने से पहले अभी पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारे इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीजें पहले वो देख लेते हैं। तो नेगेटिव हमारे लिए क्या है, ये जो वॉर चल रहा है, वॉर में भी कई सारे फ्रंट खुले हुए हैं। एक तो आपका यूएस और ईरान का खुला हुआ है, दूसरा आपका रशिया यूक्रेन खुला हुआ है। रशिया यूक्रेन तो देखो पहले भी चल रहा था, फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अभी रिसेंट में रशिया की ऑयल रिफाइनरीज एंड ऑयल प्रोडक्शन वाली जो फैसिलिटी उस पर अटैक हुए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब तो ये थीम पूरी बराबर हो गई है, मतलब मैच हो गई। ईरान वाले वॉर में भी क्या हो रहा था, यूएस ईरान पे अटैक कर रहा है, ईरान क्या कर रहा है, सऊदी पे, पूरे गल्फ पे जहां भी ऑयल प्रोड्यूस वगैरह हो रहा है उन पे, या उनकी शिप्स पे, या जो ऑयल प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी है या नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग फैसिलिटी, उस पे हमले कर रहा था। ठीक है, तो जीसीसी में लिखे दे रहा हूं, तो इससे इंपैक्ट जीसीसी पे हो रहा था। अभी तीसरा फ्रंट जो खुला है वो है सऊदी का विथ वर्सेस यमन लिख रहा हूं, लेकिन यमन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, यमन में हुतीज हैं, हुतीज हैं, इनसे लड़ाई चल रही सऊदी की। तो अब सऊदी ने अभी रिसेंट में एक वो भी कर लिया है, पैक्ट कर लिया है नेटो की तरीके, जैसे नेटो है वैसे ही इन्होंने करने की कोशिश करी। अब देखो होता है कि नहीं। तो पाकिस्तान एंड तुर्की को भी इन्वॉल्व किया इन्होंने, मगर पाकिस्तान इनको बचाने नहीं आया था अभी तक। जब तक यमन से लड़ाई हो रही थी, हुती से लड़ाई हो रही थी, तो कोई बचाने नहीं आए थे। और मंदाब स्टेट जो है वहां पे, वो एक्चुअल में इसकी वजह से खतरे में आ गया। मंदाब ये बिल्कुल स्टेट ऑफ हरमुज की तरीके, मंदाब स्टेट या जो भी जगह है वो मंडाब नाम से। तो वहां पे क्या है, हुतीज का पूरा कब्जा है, और वो अगर चाह लेंगे तो वहां से फिर ट्रेड का रूट बंद हो जाएगा। और वहां पे जो गल्फ हरमुज था वो केवल ऑयल और इनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ये सारे एक्सपोर्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट। तो मंदाब स्टेट जो है रुका हुआ है, तो उससे भी एक दिक्कत है। तो आपके एक तरीके से 3 फ्रंट ये हो गए वॉर के। उसके बाद में अब ये नेगेटिव में अगर देखें तो वॉर था, केवल ये वॉर नहीं इतना टाइम इतनी जगह ले ली। ठीक है, इसके बाद में नेगेटिव में अगर मैं देखूं, अगर ये कंटिन्यू होता तो देखो भाई क्रूड ऑयल अभी आपने रिसेंट में देखा होगा फिर बढ़ गया था। तो क्रूड ऑयल का मतलब, क्रूड ऑयल अगर ऊपर जा रहा है तो भाई साहब हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत है। क्यों? क्योंकि हम क्रूड ऑयल, बहुत बड़ा पार्ट जो है क्रूड ऑयल का इंपोर्ट करते हैं, तो हमारा ट्रेड बैलेंस बिगड़ जाता है। ट्रेड बैलेंस, या कह लो ट्रेड बैलेंस का मतलब ट्रेड डेफिसिट, किसी के लिए अच्छा होगा किसी के लिए बुरा होगा, लेकिन ओवरऑल कंट्री के लिए बुरा है। ठीक है, हमारा ट्रेड बैलेंस खराब हो जाता है, जिसकी वजह से हमारे जीडीपी पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, हमारा मार्केट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो अच्छा, ये तो नेगेटिव फैक्टर जितने अभी मेरे को याद थे वो मैंने लिखे। दूसरा पॉजिटिव, अमेंडमेंट बिल्स पास हुए। और ये सब जानते हो, ये जितने भी बिल्स अभी पास हो रहे हैं, ये सब 70-80 साल पुराने अंग्रेजों के टाइम के हैं, जिनमें कभी किसी ने चेंज करने के बारे में सोचा ही नहीं। अमेंडमेंट बिल्स जो पास हुए, अब इनमें क्या क्या पॉजिटिव है वो देख लो जरा। इनमें एक जो सबसे खतरनाक जो मेरे को दिख रहा है, मेरे को पता है यार, मेरे एक रिलेटिव थे, वो बैंक में थे, पीएनबी में थे, तो वो बता रहे थे कि एक होटल था और होटल वाले ने 300-400 करोड़ का लोन लिया था। और जब वो लोग, मतलब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन अंदर से वो जानते थे, और उन्होंने ये पहले से बैंक मैनेजर को बोल दिया था ये खा जाएंगे पैसे, ये
देंगे नहीं वापस। तो हुआ क्या कि बैंक मैनेजर भी जानता था कि खा जाएंगे, लेकिन उसने पैसे पकड़ लिए। और हुआ क्या कि होटल की सांठगांठ और इधर बैंक के मैनेजर की सांठगांठ और उधर पैसे सरकार के या कह लो बैंक के गए। तो इस तरीके की जो 300-400 करोड़ की ऐसी एक थोड़ी ना विजय माल्या और पता नहीं कहां कहां कैसे कैसे बैंक के अंदर के ऑफिशियल मिलकर के ऐसा कुछ कर रहे होंगे या कुछ हो रहा होगा। पॉइंट बस इतना सा है कि बैंकिंग से रिलेटेड एक अमेंडमेंट बिल आया है जिसमें डिजिटल जो सबूत है ना उससे काम बन जाएगा, डिजिटल जो स्टेटमेंट वगैरह है उतने से काम बन जाएगा और उसी के बेसिस पे फैसला हो जाएगा। बैंक के मैनेजर को बुला के और दूसरे लोगों को बुला करके गवाही और वो सब करके काम नहीं होगा, ऐसे हो जाएगा। तो इससे एक फायदा जो होने वाला है वो फायदा क्या होने वाला है कि एनपीए घटेंगे। एनपीए मतलब जानते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो होते हैं बैंक्स के वो घटेंगे। जो भी फेक पार्टीज हैं, जो गलत लोग नहीं होते, जैसे जिनके इंटेंशन ही गड़बड़ होते हैं, यार लोन खा जाओ पैसा मार लो, वो वाले टाइप के लोगों को लोन बटेगा नहीं। तो बटेगा तो पता चला, उन्हें खुद पता है कि भाई देखो अभी अनपढ़ हो सकते हैं वो सोच रहे हो कि मैं पैसे मार लूंगा, ठीक है, उन्हें शायद इसके बारे में ना पता हो, हर कोई इतनी जानकारी नहीं रखता। तो उन्होंने पता चला लोन तो ले लिया बाद में, लेकिन जब रिकवरी का टाइम आया वो फिर सोच रहे होंगे पहले की तरीके चल जाएगा, क्योंकि बैंक बेचारा परेशान होगा, वहां पे चक्कर काटेगा कोर्ट के, और फिर हम ये करेंगे हम वो करेंगे, हम तारीख पे तारीख पास करेंगे, फिर वही सनी देओल का डायलॉग होगा तारीख पे तारीख, ठीक है। लेकिन अभी क्या उन्हें पता नहीं है कि भाई साहब तारीख पे जाकर के बस स्टेटमेंट लगानी है, बस इस बात को प्रूफ कर देना कि आपने पैसे लिए, आपके में क्रेडिट हो गए, बस उसके बाद में फिर बैंक को पूरी छूट होगी आपसे पैसे निकलवाने की। तो ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो बन जाते थे, क्या होता था नॉन परफॉर्मिंग एसेट? वही एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा है। पहले आपको एसेट लगता था और अब एसेट नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपने जिसको पैसा दिया वो भाग गया, या वो अब देने के मूड में नहीं है, या वो दिवालिया हो गया। ये सब चीजें आपको एक ऐसी सिचुएशन में डाल देती थी जहां से आपका वो पैसा जो आप सोच रहे थे कि आएगा, इससे इंटरेस्ट आएगा, देखो यार मूल पैसा बैंक क्यों देता है? वो इसीलिए देता है कि भैया ये जो दे रहा हूं मूल पैसा, इससे इंटरेस्ट आएगा और फिर पैसा भी वापस आएगा। लेकिन ऐसा एक्चुअल में पास्ट में नहीं हुआ है कई बार, जिसकी वजह से बैंक ने बहुत लॉसेस झेले। हम पब्लिक जो जनरल पब्लिक है, एक मिडिल क्लास, हमसे तो पैसे पूरे वसूल लिए जाते हैं, किसान से पूरे पैसे वसूल लिए जाते हैं, लेकिन वो जो बड़े लोग बैठे हुए वो लोग पैसे ऐसे ही खड़प जाते थे, खा जाते थे। तो अभी वहां से क्या हुआ कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है वो कम हो जाएंगे, क्योंकि भाई अब उनको जवाबदेही होगी, अब वो पैसे देंगे। तो अगर ऐसा होगा तो भाई बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी तो भाई आप समझते हो कि बैंक के ऊपर लॉन्ग टर्म में क्या असर पड़ेगा? बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसके बाद में एक और पॉजिटिव जो है वो सबसे नीचे लिख देता हूं, जिसको नंबर नहीं दूंगा, नंबर बाद में कर देंगे, जगह जितनी बचेगी उस हिसाब से। ऑयल एक्सप्लोरेशन में अपने इंडिया में भी बहुत सारे ऑयल वेल्स हैं, लेकिन हुआ क्या कि पास्ट में इस तरह ऐसा सिस्टम रहा है कि कहीं मिलता भी होगा ना तो जानबूझ करके उसको दबा दिया जाता था। उसका रीजन ये है कि जैसे पेट्रोल मिल रहा है कहीं पे या मिल जाएगा ऐसा दिख रहा है, तो उसका बड़ा पर्पस था। देखो थोड़ी सी इसके पीछे की श्रृंखला बता देता हूँ है क्या। यूएस ने जब से ऑयल ड्रिलिंग वगैरह करी और जहां से गल्फ कंट्रीज के पास पैसा गया, उन्होंने यहाँ पे आतंकवाद को फंडिंग चालू कर दी। अब इसमें यूएस भी इन्वॉल्व है, और यहाँ पे अगर पेट्रोल अपने इंडिया में अगर निकल आता तो बड़ी सिंपल सी बात होती। देखो हमारी डिपेंडेंसी, आज जो हम परेशान हो रहे हैं ऑयल के लिए, हम इसीलिए परेशान हो रहे हैं कि वहां यार वहां से ऑयल आता है, और अगर हमने अपना खुद का ऑयल निकाल लिया होता तो हमारा ट्रेड डेफिसिट कम होता। और वहां पे देखो यार असली में उनकी जो गल्फ कंट्रीज है उनकी अर्निंग कहां से हो रही है ऑयल से रिलेटेड? एक इंडिया और एक चाइना, सबसे ज्यादा हमारा पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा हम ही उनसे खरीदते हैं। तो वहां पे उनकी एक तरीके से फंडिंग कर दी हमने, खुद ही आतंकवाद को पालने के लिए आतंकवाद की फंडिंग कर दी। तो सबसे मेन चीज, जब यहाँ पे ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा रहा है तो एक बात समझ लीजिए कि आप एक तरीके से आतंकवाद पे सर्जिकल स्ट्राइक मार रहे हो। दूसरी चीज, जब यहाँ के खुद के आपके वेल्स में आपकी कंट्री में जब निकलेगा तो भाई साहब फिर आप एक तरीके से ऑयल के प्राइसेस गिर जाएंगे ना, घट जाएंगे। लेकिन फिटिशियसली उसको ऊपर रखने की कोशिश करी जा रही है फेक तरीके से, कैसे वॉर करके, ठीक है। तो उस पर बहुत बड़ा, तुम लोग लड़ रहे हो, लड़ते रहो भाई, हमारा ऑयल यहाँ से निकल रहा है, हम अपने देश के लिए सफिशिएंट है। और उसके लिए 84,000 करोड़ पास हो चुके हैं। और अच्छी बात हमारी कंट्री की है कि नॉर्मली पता नहीं कौन सी कंट्री थी, शायद वेनेजुएला थी, या जब उनके यहाँ कभी चालू हुआ था वेनेजुएला थी कि वही कंट्री थी, मेरे को नहीं पता। वहां पे 46 कुएं निकाले गए, खोदे गए, मतलब ऑयल के 46 में नहीं मिला। 47वां वेल जो खोदा उन्होंने, वो इतना ज्यादा उससे भंडार निकला ऑयल का कि बाकी के 46 कुएं जो थे उनका भी खर्चा कवर हो गया। एक ऑयल को के वेल को खोदने में जो मतलब एक्सप्लोर करा जाता है उसमें 1000 करोड़ का खर्चा आता है, कि एकदम से सीधे खुदाई नहीं हो जाती, बहुत बड़ा एक स्ट्रक्चर बनता है। अगर आप कभी मुंबई के सी पे एरिया में गए होगे तो आपने देखा होगा कितनी बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं, तब जाकर के वहां से पेट्रोल वगैरह आता है। तो पॉइंट ये कि 1000 करोड़ लगता है एक ऑयल के कुएं को एक्सप्लोर करना स्टार्ट करने में। अच्छी बात इंडिया में क्या है कि इंडिया में हर 3 में से 2 ऑयल के वेल्स जो हैं उनमें से ऑयल निकल रहा है। तो बहुत जल्दी, मेरे को लगता है 1-2 साल और अच्छा, अपनी कंट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो भी लमसम 60 लाख करोड़ की पर डे की है। तो 60 लाख करोड़ पर डे ऑयल की ये जो बैरल होता है, अब उसमें भी वेदांता बीच
में आया है कि उसने कहा कि 5 लाख तो हम निकाल देंगे, तो वो आया, वो ऐसे करके और बहुत सारे हैं, तब जाकर के हमारा कुछ डिपेंडेंस घटेगा इस चीज से। तो अभी हम जो बात कर रहे थे ऑयल एक्सप्लोरेशन में मैं अभी नंबर इसको नहीं दूंगा, तो 84,000 करोड़ इसके लिए दिए गए। एक और चीज है, मतलब ये अभी कोई बात नहीं करेगा आपसे, 6 लाख करोड़, वो ये कोई संसद में बात नहीं हुई है, ये अभी रिसेंट में मैंने एक डेटा निकाला था, 6 लाख करोड़ एक प्रोजेक्ट है जिसपे खर्च किए जा रहे हैं या करे जा चुके हैं, वो इंटरिम में है। ये है आपकी रिवर्स को जोड़ने का। अब जैसे गंगा रिवर है या बाकी सब रिवर्स हैं, तो ये जैसे नहीं आता है आपका एकदम से बाढ़ आ जाती है किसी एरिया में, तो ये जब जैसे पंजाब में पिछले साल बाढ़ आई थी, तो ये क्या करेंगे, अब चेन्नई में जो है आनी बंद हो गई है, तो ये क्या करने वाले हैं कि चेन्नई और सब रिवर्स को एक कैनाल के थ्रू जो है कनेक्ट कर देंगे। तो कहीं पे अगर बाढ़ आ रही होगी तो डैम अगर बना होगा तो दूसरी तरफ पानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि अभी इंडिया में क्या होता है, कहीं पे बाढ़ आती है और कहीं पे सूखा पड़ जाता है। तो वो जब कनेक्ट हो जाएंगे तो उस तरीके से हमारा पानी हमारे पास सफिशिएंट हो जाएगा और हम अपना पानी कहीं पे भी रूट कर पाएंगे, बिल्कुल ट्रेन जैसे चलती है उस तरीके से। तो अभी ये इस पे 6 लाख करोड़ लमसम लग रहा है, ये कहीं पता नहीं चलेगा। ये देखो बड़ा सिंपल सी बात है, इससे आपकी रूरल इकोनॉमी रोबस्ट हो जाएगी। बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है फर्क नहीं पड़ रहा, कहीं पे बाढ़ आने वाली थी, बाढ़ आएगी नहीं, जहां पे सूखा पड़ने वाला था वहां सूखा पड़ेगा नहीं, तो आपकी इकोनॉमी रोबस्ट हो जाएगी इनडायरेक्टली। और ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, तो इससे इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनीज को कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा।